दोस्तों, आज की कहानी है गर्भवती। निशा एक साधारण घर में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। उसकी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थी और निशा खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि उसके पति किसी हीरो से कम खूबसूरत नहीं थे। खैर, वह समय भी गया जब निशा अपनी कुटिया जैसी घर से निकलकर महलों की रानी बन गई थी। शादी के इस पड़ाव में उसके पति ने उसे खूब भरपूर प्यार और साथ दिया था। वह बहुत खुश किस्मत समझ रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। ठीक इसी तरह हर खुशी खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द छुपा हुआ था। इस बात का एहसास उसे अपनी शादी के दूसरे दिन सुबह ही हुआ था, जब वह मायके में सुबह देर से उठा करती थी और ससुराल उसका काफी मॉडर्न था। उसे लगा कि उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। उसके ससुराल में था ही कौन, एक पति और एक ननद और उसकी सास, इसलिए वह घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। उसके पति आरव, वह भी घबरा कर उठ गए थे। निशा आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई। दरवाजे के पर दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। आरव ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सबके सामने उसकी बहन कविता खड़ी थी। वह अपने भाई के पीछे पीछे उसके पास पहुंची और आवाज देकर बोली, भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ का बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियां अपनी भाभीयों के हाथ से बना नाश्ता करती हैं। निशा कविता की बात सुनकर अचानक घबरा गई थी। कविता के पीछे उसकी सास भी पहुंच गई थी। वह कविता को डांट रही थी, कविता, यह क्या बचपना है बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया तो कभी। कविता बोली, भाभी पहले मीठा बना लेंगी, फिर मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी। फिर वह बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाइए, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। आरव प्यार भरी नजरों से कविता को देख रहे थे। बहन के इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। निशा को इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए बोली, सुनिए, मुझे कविता की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे समझाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी इस बात पर आरव नाराज हो गए गए थे। वह काफी नाखुश आवाज में बोले, निशा, आज तो तुमने ऐसी बात कर ली है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना सुनूंगा। कविता मेरी बच्ची जैसी है। पिता की मृत्यु के बाद मैंने उसे पाला है। अगर तुमने आज के बाद कविता की कोई भी बात नहीं मानी और इनकार किया तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। आरव की बात सुनकर निशा की आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा कैसे पेश आता है। निशा नहा धोकर ताजा होकर किचन में चली गई थी, जहां कविता की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। वह उम्र में निशा से सिर्फ 1 साल की ही छोटी थी। वह अभी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि इसे यह भी पता ना हो कि नई नवेली दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उसके मन में 100 तरह के विचार चल रहे थे। खैर, फिर जो निशा उसकी हर चीज की आदत सी हो गई थी, उसे समझ में आ गया था कि इस घर में कविता का ही सिक्का चलता है। निशा आरव की खातिर कविता से प्यार और मोहब्बत से पेश आया आ रही थी। शादी के 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने उसे औलाद की खुशी से दूर रखा था। औलाद के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती थी। उसे पूरा यकीन था कि जब वह बच्चे होंगे तो कविता का लाड प्यार कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा टेंशन से दूर रहेगी तभी माँ बन पाएगी। शादी के बाद हनीमून पर निशा नहीं गई थी, इसलिए वह हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन आरव अपने काम में
इतना व्यस्त था, समय नहीं निकाल पा रहे थे कि हनीमून पर जा सके। निशा हर वक्त अपने पति आरव के पीछे पड़ी रहती थी। आरव मुस्कुराकर टाल देते थे। आखिर एक दिन उसकी बात मान गए। वह बोले हम हनीमून पर जाएंगे तो निशा बहुत खुश हो गई। सारा दिन तैयारी करती रही। रात के खाने के समय उन्होंने अपनी सास को बताया। उनसे बोली कि हम 3 सप्ताह के लिए हनीमून जा रहे हैं। जैसे यह खबर कविता को पता चला, सुनकर कविता तो बोली, वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सभी सहेलियां भी घूमने गई हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलो। निशा अपनी आंखें फाड़ कर देखने लगी थी, जबकि आरव मुस्कुरा रहे थे। वह बोले, जरूर चलेगी गुड़िया। अब निशा के सब्र का बांध टूट गया। आखिर निशा बोल पड़ी, कविता, अपनी सहेलियों से पूछना क्या अपने भैया भाभी के हनीमून खराब करने गई हैं या फैमिली टूर पर। कविता निशा बात सुनकर रोने लगी, जबकि निशा डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में गई। उसे आरव से बहुत डर लग रहा था। अब वह उस पर चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कमरे में आए और चुपचाप सोने के लिए लेट गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने निशा का पैक किया हो सामान और उसे चलने को कहा। निशा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि वह जीत गई। पर कविता मेरी खुशियों के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन यह क्या, उसके मायके के गेट पर गाड़ी रोककर आरव ने कहा, निशा, यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया। निशा अनजान बनकर खड़ी उनकी तरफ देखने लगी तो आरव बोले, मैं, माँ और कविता टूर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आएगी, तब तक तुम यहीं पर रहोगी। वह शब्द नहीं थे, तीर थे, जिन्होंने निशा की आत्मा को छलनी कर दिया था। वह सूजी हुई आंखें लेकर घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ वसुंधरा जी उसे गले लगा लिया। 2-3 दिन ही शांति से बीते होंगे कि उसकी भाभी ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। वह निशा की परवरिश पर निशा की माँ का बहुत मजाक उड़ाती रहती थी। बेटी की कैसी परवरिश की है कि 2 साल भी ससुराल में न रह सकी। निशा के भाई ने कहा, अब तुम यहाँ मेहमान तो नहीं रही। मेहमान 2 दिन का होता है, लेकिन तुम यहाँ काफी दिन ठहर गई हो, तो अपनी भाभी के साथ काम में मदद किया करो। उसे उन सबका बिहेवियर बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। उसके रिश्तेदार भी घर आकर सुनाकर चले जाते कि निशा का अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। पता नहीं क्या चक्कर है उनकी। इन्हीं बातों से तंग आकर निशा अपना सामान उठाकर ससुराल चली गई। सास ने उसका जोरों से स्वागत किया था, जबकि कविता उसे वहां देखकर परेशान हो गई। वह बोली, भाभी, आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की। मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर निशा का दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो कविता चाहती। लेकिन निशा को अपने भैया भाभी का बिहेवियर से चुप कर दिया था। जब आरव ऑफिस से वापस आए तो उसे देखकर बिल्कुल भी कुछ नहीं बोले थे। निशा की इज्जत तो 2 कौड़ी के बराबर बन गई थी, लेकिन वह अपने मायके से जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद एक औरत को इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी वजह से निशा बहुत खुश रहने लगी थी। उसे इस तरह का कविता के आगे पीछे घूमना देखकर आरव का भी उसके प्रति व्यवहार ठीक हो गया था। निशा औलाद के लिए दुआ करती नहीं थकती थी और आरव भी बच्चे के इच्छुक थे, मगर वह देर भगवान की तरफ से ही था। कविता निशा को तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन उसने देखा था कि आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वह दिन भर अपने कमरे में ही रहती और
हर वक्त सज धज कर रहती थी। 2-2 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती थी। निशा उसका राज जानने की पूरी कोशिश करती। उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आखिरकार सच कब तक छुप सकता था। वह आखिरकार पता ही चल गया कि कविता का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसके एरिया में एक नया लड़का आया था। उसका रंग काला था और कपड़ों से भी गरीब घर का नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसके बदौलत उससे मोहब्बत की जाती, लेकिन पता नहीं कविता की आंखों पर कैसी पट्टी बंधी हुई थी। निशा सारे मामले का बहुत मजे से लुत्फ उठा रही थी और वह लड़का शाम को कविता को एक लिफाफा थमा के चला जाता था। उसके बाद कई घंटों तक कविता अपने कमरे में बंद हो जाती। निशा अपने पति को उनकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला कर लिया था। इसलिए जब भी आरव और निशा एक साथ बैठते तो उनसे यही कहती कि कविता के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ ले, या उम्र भी बेलगाम होती है। आजकल का जमाना भी तो ऐसा ही है। और आरव उसकी बात से चिढ़ जाता और कहते, जमाना कैसा भी हो, मेरी बहन को इस जमाने की हवा नहीं लगी। निशा मन ही मन अपने पति के इस भरोसे पर खूब हंसती। अब निशा पूरी तरह से कविता की जासूसी कर रही थी। एक दिन निशा कविता को घर से तैयार होकर बाहर निकलते देखा तो उसका पीछा करने का फैसला किया। निशा दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। उसकी ननद कविता घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है। उसकी गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वह एक शानदार कार में जाकर बैठी थी। निशा थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़का बैठा था। वह लड़का शक्ल से किसी रईस खानदान का लग रहा था। खैर, निशा घर वापस आ गई। निशा को बेइंतहा जलन हो रही थी। आखिर कविता के हाथ इतनी बड़ी लॉटरी कैसे लगी? इस बात की तह तक पहुंचने के लिए निशा पूरा रात दिन कोशिश की। उसका राज जानकर ही रहेगी। निशा एक दिन ऐसा राज जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी कि वह काला सा लड़का बस उस रईस लड़के का खत देने आता था। कैसे हो सकता था कि इस घर में सो आराम की जिंदगी गुजारने के बाद दूसरे घर जाकर वह खुशहाल रहे। इस तरह तो उसके लिए ही सजा ना मिलती तो उसने मेरे साथ जो किया था। निशा ने एक खतरनाक प्लान बना डाला। इस प्लान के आगे या तो उसके लिए जन्नत थी या फिर जहन्नुम, लेकिन निशा बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ी थी। उसने अपने पति आरव को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अपनी आंखों से कविता को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। उसकी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था। निशा को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन निशा हार नहीं मानी थी। वह हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर आरव के कानों में डालती गई। एक दिन रईस लड़का कविता से मिलने के बाद गली में उसे छोड़ने के लिए आया। फिर दोनों कार का गेट पकड़कर बातें करने में लगे थे। तभी निशा ने आरव को फोन करके घर पर बुला लिया था और आरव को अपने साथ छत पर लेकर गई। तब तक वह रईस लड़का जा चुका था। वह काले रंग वाला लड़का आरव को नजर आया। निशा आरव से कहा, आप गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनो। आरव का रंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। वह उसके पीछे चले आए थे। कविता जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उसे गुस्सा दिलाने के लिए निशा ने कहा, कविता, मैंने देख लिया है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर कालिख लगा दी। वह हमेशा की तरह निशा पर रौब झाड़ते हुए बोली, हाँ, मिलकर आई हूँ उस लड़के के साथ
मेरा चक्कर चल रहा है। इस तरह रोज उस लड़के से रोज मिलने जाती हूँ। वह भी अब सबके आंखों में धूल झोंक कर जान लिया सब कुछ, अब खुश। लेकिन यह सब जान के भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बता देंगी तो वह आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वह मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। कविता की बातें सुनकर आरव गेट के पीछे से निकल कर आए। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारकर कविता का चेहरा लाल कर दिया। निशा की सास भागकर अपनी बेटी को बचाने आई। आरव बोले, मैं अंधाधुंध भरोसा करता हूँ, मगर अंधा नहीं हूँ। अगर पिताजी जिंदा होते तो वह अपने हाथों से तुम्हें मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ एक झटका में ही हुआ था। आरव ने पंडित जी को बुला लिया और उसे काले रंग लड़के को भी थप्पड़ मारकर घर ले आए थे। उस काले रंग वाले लड़के ने सब कहा था जो निशा उसे सिखा रखी थी। उसी दिन से लगभग 4 दिन पहले निशा उस लड़के के घर गई थी। वह बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 5,000 रुपयों की जरूरत थी। चाहे तो वह रईस लड़के से मांग सकता था, लेकिन वह उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और निशा इसी बात का फायदा उठाते हुए उसे 5,000 में खरीद लिया था। इस तरह उसने वह सब कुछ कर दिया जो उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी, और अब पंडित जी उन दोनों की शादी करवा रहे थे। निशा इस ड्रामा में डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। कविता हाथ जोड़कर कह रही थी, भैया मेरी बात सुनो, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। तभी आरव को तो इस बात पर भी और गुस्सा आ गया कि उनकी बहन कितने लड़कों को जानती थी। निशा की सास ने रो रो कर अलग कोहराम मचा दिया था। चलो, निशा के मन की इच्छा पूरी हो गई और कविता का बड़ा साया उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। उसे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आ रही थी। शादी के बाद उसने उसके साथ बड़ा मजाक किया था, अब उसके साथ गलत हो रहा था तो लोगों के घर बर्तन मांजकर पेट भरती होगी। कविता के इस घटना के बाद निशा की सास पूरी तरह से टूट गई थी और निशा शेरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर का काम करवाने लगी थी। इसी बीच भगवान ने निशा को औलाद की पहली खुशी दी। निशा गर्भवती हो गई। माँ बनने की खुशी में आरव के दिल से बहन का गम निकल गया था। अब तो निशा आरव की लाडली बीबी बन चुकी थी। हर चीज उसके हुक्म पर होने लगा था, और यही तो वह सब चाहती थी। कविता ने बिना वजह उसकी कीमती समय को बर्बाद किया था। अब तो घर के बर्तन तक उसकी सास मांजती थी। देखते ही देखते 8 महीने पूरे हो चुके थे। अब यह उसकी आराम के दिन थे, लेकिन उसकी सास ने तो एक अजीब नाटक शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते तो कभी उन्हें उल्टी होने लगती थी। वह पूरा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनकी सेवा में लगा रहता था। निशा की ऐसी हालत हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पाती थी। अब उसकी सास पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती। निशा सोचती थी कि वह यह सब नाटक कर रही हैं, क्योंकि जब से निशा गर्भवती हुई थी और उसे लग रहा था कि उसके डिलीवरी के पास आने पर उस अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांगी तो कुछ सोचने के बाद उसके पति ने उसे परमिशन दे दी। वह आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुँच गई। दुनिया में केवल माता ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती हैं। उसकी माँ ने दिल से उसका स्वागत किया और उसे बेड से उतारकर पानी तक नहीं पीने देती थी। कुछ दिनों तक तो उसकी भाभी भी उसे बिठाकर खाना खिलाती थी, लेकिन उसके भाई ने बहाने बनाकर
उसे काम करवाने को कहते। एक दिन उसकी भाभी उसके हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली कि घर में झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह भी स्वस्थ रहेगा और डिलीवरी भी आसान से हो जाएगी। उस दिन निशा शिकायत भरी नजरों से माँ की तरफ देखा तो वह उसे बहुत बेबस नजर आई थी। निशा बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ लिया और इधर उधर से करने लगी। तभी ना जाने कि उसका पैर कब मुड़ गया और वह सीढ़ियों से गिर गई। उसे कुछ होश नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी मालूम नहीं रहा कि कब उसे डॉक्टर के पास लेकर चले गए और कब उसका इलाज शुरू हो गया। कई घंटों की बेहोशी के बाद उसे होश आया तो उसे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे उसके शरीर पर से एक हिस्सा अलग हो गया हो। उसने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो समझ गई कि खुशी से अपनी माँ को आवाज लगाई और कहा, हाँ, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा, निशा बच्चा नहीं रहा। निशा अपनी माँ की बातें सुनकर सन्न रह गई। बार बार वहां पर उपस्थित नर्सों से पूछती, तभी उसे लेडी डॉक्टर ने बताया कि भगवान ने आपको बेटा दिया था, मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। शायद आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी। निशा छटपटा रही थी और जोर जोर से रोने लगी थी, इसलिए उन्होंने उसे आराम का इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही निशा को होश आता है वह चीखने चिल्लाने लगती है। उसे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते होंगे जब निशा अपनी सास को धन्यवाद देते हुए सुनी। वह किसी को बेटा होने पर बधाई दे रही थी। निशा यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे कविता की आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि कविता का बेड उसके बेड से 1 फीट की दूरी पर पड़ा था। वह एकदम खुश होकर अपने बच्चे को लेकर चूम रही थी। उसकी सास दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहां अपनी सास को देखकर निशा को समझ नहीं आ रहा था। वह हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वह हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी। लेकिन कविता को लगा एक बार फिर निशा से जीत गई थी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और निशा अपने बच्चे को खो दिया था। नर्सों की नजरों से छुपकर अपने बेड से उतरकर अपनी ननद कविता के बेड के पास चली गई। निशा कविता से कहा, कविता, तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। जब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा गलत किया तो भगवान ने मुझसे औलाद छीन कर तुरंत सजा दे दिए, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। निशा को देखकर वह अवाक हो गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। कविता बोली, भाभी, आप मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो। भैया सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखें, मुझे प्यार करें। इसी वजह से मैं हर कोशिश करती ही थी कि आपको तकलीफ दूं, ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाएं। आपसे मैंने जो भी कुछ किया उसकी सजा मुझे मिलनी ही थी और मिली भी। मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे पति ने मेरी वह हर घड़ी मुझ पर शक करता था कि कहीं मैं उस लड़के के साथ भाग ना जाऊं जिससे मैं मोहब्बत करती थी। इसलिए मुझे मरता पीटता था, मुझे लोगों के घरों में काम करवाता था। भाभी, यह दुनिया में हर इंसान को उसके अपराध की सजा जरूर मिलती है। मेरे अपराध की सजा मुझे मिल गई। आपका अपराध मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का था। आपने मुझसे मेरा प्यार भी छीन लिया और मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी औलाद छीनी। हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन मेरी माँ इस सब में बेकसूर है। इसका ख्याल रखिए। उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया, खाया पिया हजम नहीं होता, इसमें कैंसर होने का भी डर है। अभी एक और पाप भाभी आपने सर पर मत ले। भगवान के लिए इन पर दया करें।
शायद उनकी दुआ से आपको लग जाए और भगवान आपको फिर से माँ बना दे। कविता की बातें सुनकर निशा कांपने लगी थी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। निशा मन ही मन सोच रही थी कि मैं भगवान बनने चली थी। संसार को अपने हाथों में लेने की कोशिश की, खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों की। निशा भगवान से रो रो कर माफी मांगी और आज से अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।